फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने अपना जो एरिया है, अपना एम्पायर है, उसको अलग अलग रीजन्स तक फैलाया। तो इन द अर्ली 13th सेंचुरी, मतलब कि 13th सेंचुरी की शुरुआत तक जो दिल्ली सुल्तान्स थे वो लोग जो गैरिसन टाउन्स होते थे उनको ही कंट्रोल करते थे, वो हिंटरलैंड वाले एरिया को कंट्रोल नहीं करते थे। अब ये गैरिसन टाउन एंड हिंटरलैंड क्या होता है? गैरिसन टाउन वो वाली सेटलमेंट्स होती हैं जो चारों तरफ से फोर्टिफाइड होती हैं। फोर्टिफाइड मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बनी होती हैं जिससे कि उसे जो दुश्मन वगैरह है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके हमले से बचाया जा सके। तो चारों तरफ बड़ी बड़ी वॉल्स आप लगवा देते हैं, तो वही होता है फोर्टिफिकेशन। तो जो गैरिसन टाउन्स हैं वो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स हैं जिनमें सोल्जर्स रहते हैं। तो जो दिल्ली सुल्तान्स थे 13th सेंचुरी में, वो लोग गैरिसन टाउन पर ही कंट्रोल करते थे, वो लोग हिंटरलैंड पे कंट्रोल नहीं करते थे। अब हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सप्लाई की जाती हैं, जहाँ से, ठीक है, बेसिकली गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, सर्विसेज यहाँ से सप्लाई की जाती हैं, मतलब सर्विसेज दी जाती हैं। तो वो वाला पूरा एरिया है हिंटरलैंड। तो क्योंकि जो हिंटरलैंड है मतलब ऐसा एरिया जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, वो वाला एरिया क्योंकि दिल्ली सुल्तान्स के अंडर नहीं था, तो इसलिए इन लोगों को ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर के लिए प्लंडर पर डिपेंड रहना पड़ता था सप्लाईज के लिए। ठीक है, जो भी इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए उनके लिए इन्हें डिपेंड रहना पड़ता था ट्रिब्यूट पे, प्लंडर पे, या फिर जो ट्रेडिंग वगैरह होती थी उन पे। तो ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट होता है जो कोई जैसे अपनी तरफ से श्रद्धा भाव से जब कोई किसी को एक तरह से गिफ्ट देता है, राइट। और प्लंडर हो गया जो लूट का सामान होता है। तो मतलब जो दिल्ली सुल्तान वगैरह थे वो इधर उधर से लूट पाट मचा रहे हैं, या फिर इन्हें किसी ने गिफ्ट एक तरह से आके दे दिया, ट्रिब्यूट दे दिया, है ना, गुड्स का। और ट्रेड मतलब कि खरीद बेच वाला सामान, ठीक है, तो खरीदना बेचना वो सब करके ये लोग अपनी सप्लाईज के लिए डिपेंड रहते थे। सप्लाईज मतलब वही गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई, जो भी सामान उन्हें चाहिए। सो बेसिकली ये लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये लोग हिंटरलैंड वाले लोगों पे या फिर अलग अलग चीजों पे डिपेंडेंट थे। तो क्योंकि इन्हें प्रॉब्लम आ रही थी अलग अलग तरीके की, जैसे कि जो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अलग अलग जो गैरिसन टाउन्स थे उनको बहुत दूर वाले इलाकों से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। मतलब कि जैसे दिल्ली एंड बंगाल के बीच में आप देखो कितना डिस्टेंस है, सिंध जो है, सिंध एंड दिल्ली कितनी कितनी दूर है। अब बंगाल एंड सिंध जैसे इलाके को आप दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था इन लोगों के लिए, दिल्ली सुल्तान्स के लिए, गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल करना दिल्ली से। और भी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे कि रेबेलियन हो जाता था। रेबेलियन क्या मतलब कि जैसे लोग विद्रोह कर देते हैं किसी चीज के कारण, ठीक है, लोग राजा का, सुल्तान का विद्रोह कर रहे हैं, कहीं पे लड़ाइयां हो रही है, वॉर हो रही है, इवन बैड वेदर, मतलब कि जो खराब मौसम होता है, कहीं पे आंधी तूफान आ रहा है। तो ये सब की वजह से उनके बीच में जो कम्युनिकेशन रूट्स होता था, जिन रूट्स के थ्रू वो एक तरह से मैसेंजर्स पहुंचाते थे या फिर जो भी है कम्युनिकेट करते थे, तो इस वजह से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम काफी खराब हो जाता था कभी कभी इन चीजों के चलते। कोई रेबेलियन हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, कोई वेदर जो है वो बहुत खराब हो चुका है, तो इस वजह से इनके कम्युनिकेशन रूट्स में प्रॉब्लम आ जाती थी। अब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज पे कंट्रोल कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर्स पास करने हैं, क्या सिचुएशन चल रही है, तो इन सब चीजों की कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कम्युनिकेशन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो इन लोगों के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जा रहा था। इसके अलावा और किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी दिल्ली सुल्तान को? जैसे कि ये जो दिल्लीज अथॉरिटी, मतलब कि ये जो दिल्ली सुल्तान्स थे, दे वर चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स। मतलब कि अफगानिस्तान से जो मंगोल इन्वेजन्स आए थे वो लोग यहाँ पे आके एक तरह से इन पे हमला कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, इनको चैलेंज कर रहे थे। तो और इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे जो गवर्नर्स होते थे, गवर्नर्स हमने पढ़ा है कि इनको अलग अलग अथॉरिटीज मिल जाती थी, पावर्स मिल जाती थी, और ये लोग जो है ये कोशिश करते थे कि कैसे हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। तो ये लोग भी जैसे ही राजा की कोई, जो सुल्तान है उसकी कोई वीकनेस इन्हें नजर आती थी, जैसे ही इनको लगता था कि जो सुल्तान है वो कमजोर पड़ रहा है, तो ये लोग उस पर हावी होने की कोशिश करते थे, ये लोग अपनी डिपेंडेंस क्लेम करने की कोशिश करते थे जो गवर्नर्स थे। तो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो चारों तरफ से जो दिल्ली सुल्तान थे वो लोग फेस कर रहे थे। बट दिल्ली सुल्तान्स ने इन कठिनाइयों का, इन चैलेंजेस का सामना किया और धीरे धीरे उन लोगों ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। कंसोलिडेशन मतलब कि अलग अलग इलाकों को अपने अंडर लेना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये कब स्टार्ट हुआ? जो घियासुद्दीन बलबन है उनके टाइम पे जो कंसोलिडेशन है वो स्टार्ट हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक के टाइम तक ये जो एक्सपेंशन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, मतलब कंसोलिडेशन
कि अलग अलग एरियाज को इन्होंने अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन था, जो इन्होंने फर्स्ट कैंपेन चलाया था, वो था इंटरनल फ्रंटियर, कि मतलब अपने इलाके जो हैं उनके जो रीजन्स हैं उनको और किस तरह अपने कंट्रोल में लिया जा सके और बेटर तरीके से। जैसे हमने देखा था कि हिंटरलैंड जो थी, जहां से गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती थी, वो वाला इलाका जो था वो दिल्ली सुल्तान के अंडर नहीं था। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इंटरनल फ्रंटियर, मतलब कि जो इनके खुद के एरियाज हैं उन पे बेटर पकड़ पाना, उन पे अच्छे से कंट्रोल करना। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हिंटरलैंड्स एंड गैरिसन टाउन्स को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब एक तरह से कंबाइन करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश की। तो किस तरह कंट्रोल किया, हिंटरलैंड्स को किस तरह अपने अंडर लिया, तो इन लोगों ने जो फॉरेस्ट थे, जो गंगा यमुना दोआब वाला जो इलाका था, वहां पे जो भी जंगल थे उनको क्लियर किया, सारे जंगलों को काट दिया, पेड़ पौधों को काट दिया। तो अब पेड़ पौधों को काट तो दिया आपने, बट वहां पे जो रहने वाले लोग थे, जो हंटर गैदरर्स थे, जो पेस्टरलिस्ट थे, हंटर गैदरर्स जो जंगलों की चीजों को इकट्ठा करके अपना घर चलाते, अपना पेट भरते, पेस्टरलिस्ट जो अपने जानवरों को इधर उधर चराते, जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, तो उनका जो हैबिटेट था वो एक तरह से पूरा बिगड़ गया। एक तरह से हो गया कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हो और उसको धक्का मार के, लात मार के बाहर निकाल दिया जाए। तो सेम चीज इन लोगों के साथ हुई, इनका तो घर ही जंगल था, बट जब जंगलों को ही काट दिया जाएगा तो लोग रहेंगे कहाँ। जंगलों पे इनका पूरा जीवन डिपेंड करता था, जब सारे पेड़ पौधे काट दिए गए तो ये लोग का तो पूरा जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हंटर गैदरर्स जो पेस्टरलिस्ट थे, तो इन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा इस कैंपेन के चलते। अब बाद में इन लोगों ने किया क्या, जब फॉरेस्ट को कटवा दिया, जब सारे पेड़ पौधों को कटवा दिया, तो जंगलों को खाली करवाने के बाद इन्होंने क्या किया, तो इन लोगों ने वो जो भी लैंड्स थी, खाली लैंड हो गई अब तो वो, तो उनको पेजेंट्स को दे दिया एग्रीकल्चर के लिए, ताकि वहां पे और ज्यादा एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस किया जा सके। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे कि जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ही ज्यादा हमें एक तरह से रेवेन्यू भी मिलेगा, और जो फूड्स हैं, जो गुड्स की सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। इन लोगों को किसी और पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा अपने गुड्स की सप्लाई के लिए, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लोग अपने इलाके से ही ये लोग ले सकते हैं। तो कुछ इस वजह से इन लोगों ने एग्रीकल्चर को इनकरेज किया, बट किसके कॉस्ट पे, जो हंटर गैदरर्स एंड जो पेस्टरलिस्ट थे उनके कॉस्ट पे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और इसके अलावा न्यू जो फोर्ट्रेसेस थे, मतलब कि जो नए नए किले थे, गैरिसन टाउन्स थे, नॉर्मल टाउन्स थे, ये सब चीजें एस्टेब्लिश की गई। ठीक है, तो नए नए किले बनाए गए, गैरिसन टाउन्स अगेन वही जहाँ पे फोर्टिफिकेशन वाला एरिया है और जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, वो वाला एरिया। टाउन्स जो लोगों के रहने के लिए जो टाउन्स हैं वो एस्टेब्लिश कराए, ताकि ये लोग जो ट्रेड रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी जो रीजनल ट्रेड है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि अब ट्रेड रूट क्या होता है कि जहां से, जिन रूट से जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं खरीदने बेचने के लिए, राइट। तो ये सभी चीजें, तो जो रूट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको अपने अंडर लेने के लिए, और उसके बाद अपनी रीजनल ट्रेड, मतलब कि जो इनके इलाके से जो खरीद बेच हो रही है, जो इनके इलाके की ट्रेड है, उसको प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने ये सारे टाउन्स, न्यू फोर्ट्रेसेस, ये सब। अब जो दूसरा एक्सपेंशन था वो था इनका एक्सटर्नल फ्रंटियर, मतलब कि जो इनके जो भी पहले इलाका इनके अंडर था, अब उसके बाहर जाके ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब कि इन लोगों ने मिलिट्री एक्सपीडिशंस की साउदर्न इंडिया में, और ये जो एक्सपीडिशंस थी, ये अलाउद्दीन खलजी के टाइम से स्टार्ट हुई। मतलब कि जो साउदर्न इंडिया में ये लोग जो एक्सपीडिशन कर रहे थे, वो चीज कब से स्टार्ट हुई, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे। और इन लोगों ने धीरे धीरे सारे जो इलाके थे उनको अपने अंडर लेने की कोशिश की, और उसके बाद कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, मतलब उसके बाद जो मोहम्मद तुगलक थे उन्होंने भी अपने जो एरिया है उसको बढ़ाने की कोशिश की। इन देयर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल। अब जब ये एक्सपीडिशंस कैरीड ऑन की जाती थी, जब जो आर्मीज थी दिल्ली सुल्तान की, जब वो अलग अलग इलाके में जाके रेड करते थे एक तरीके से, तो वो लोग करते क्या थे, वो लोग उस इलाके में जो भी चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें हैं, उनको अपने कब्जे में लेते थे। जैसे कि जो एलिफेंट्स हो गए, एलिफेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं वॉर में। हॉर्सेज हो गए, स्लेव्स कौन होते हैं, जैसे एक तरह से बंधुआ, कि जब इंसानों को अपने कंट्रोल कर लिया जाता है, इंसानों को एकदम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो स्लेव्स वो लोग होते हैं जिन्हें कोई अपने अंडर कर लेता है, कि उनकी मर्जी से काम होता है। स्लेव्स जो है अपने मालिक की मर्जी से काम करते हैं, तो वो सब चीजें, तो स्लेव्स हो गए। और जो प्रेशियस मेटल्स थे, वो सब चीजें ये लोग अपने कंट्रोल में कर लेते थे।
तो बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन, मतलब कि जो मोहम्मद तुगलक का शासन काल था उसके खत्म होने तक, उसके एंड तक, लगभग उस टाइम तक 150 ईयर्स हो चुके थे जब से जो दिल्ली सल्तनत आई थी। तो दिल्ली सल्तनत के जब तक लगभग 150 साल हो चुके थे। तो इन 150 सालों में, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स में क्या हुआ कि जो आर्मीज थी दिल्ली सल्तनत की, उन्होंने लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे एक तरह से रेड कर चुकी थी, उन्होंने एक्सपीडिशंस चला चुके थे। ठीक है, तो वो अलग अलग इलाकों में, जो दिल्ली सल्तनत की जो आर्मीज थी वो अलग अलग इलाकों में जा रही थी, वहां पे वॉर कर रहे थे, वो लोग इलाकों को अपने अंडर ले रहे थे। तो वो लोग जो राइवल आर्मीज थी उनको हरा रहे थे, उनकी जो सिटीज थी उनको अपने कब्जे में ले रहे थे। ठीक है, तो जब इन लोगों ने अपनी अलग अलग सिटीज जो अपने कब्जे में ले ली, तो फिर उसका क्या करेंगे ये लोग, तो उस पर टैक्स कलेक्ट करेंगे वहां से, है ना। उनके जो भी पेजेंट्री थी, जो भी लैंड रेवेन्यू वगैरह, वो सब कलेक्ट करेंगे। तो द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पेजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन इट्स रियल्म। तो वहां से इन लोगों ने पेजेंट्री से, जो पेजेंट्स थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे अपने हिसाब से जस्टिस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया कि हम यहाँ का जो भी जस्टिस वाला जो सिस्टम है वो हम देखेंगे, वो हम कंट्रोल करेंगे। बट सवाल ये उठता है कि हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। जब इन लोगों ने इतने बड़े इलाके में अपना कब्जा तो कर लिया, बट ये जो सिस्टम था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन थी जो, वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव थी, ये कितने अच्छे से सारे सिस्टम को, सारी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे थे। तो इस चीज का ये जो सवाल है वो उठता है। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो कि यहाँ से दिल्ली से लेकर किस तरह अलग अलग एक्सपीडिशंस चलाई गई अलग अलग एरिया में। तो ये है अलाउद्दीन खलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया, कि जो अलाउद्दीन खलजी थे उन्होंने किस तरह अलग अलग कैंपेन्स चलाए साउथर्न इंडिया में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चित्तौड़ है, यहाँ पे यादवाज वाली जो इलाका है, देवागिरी, तो आप देख सकते हो इस मैप में कि इन लोगों ने किस तरह पूरा एक्सपीडिशन चलाया ताकि जो साउदर्न इंडिया है उसको भी ये लोग अपने कंट्रोल में ले सकें। तो यहाँ इस फिगर में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड मिनारत को शो किया हुआ है। तो ये जो थे, इनको 12th सेंचुरी के एंड में बनवाया गया था। एंड ये जो मॉस्क है, ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है ऑफ फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय दिल्ली सुल्तान। मतलब ये दिल्ली सुल्तान ने जो फर्स्ट सिटी बनवाई थी, जो कि थी दलिये कोहना, तो उस सिटी का ये कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क था। तो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क क्या है, वो मॉस्क है मतलब सामूहिक मॉस्क है ये, कि जहाँ पे सभी लोग, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और प्रेयर करते हैं, राइट। तो ये जो था, ये दलिये कोहना का कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क था। और इस मॉस्क को इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खलजी ने जो है वो बनवाया था, आगे बढ़वाया था। एंड जो मीनार है, जो कुतुब मीनार है, इसको मेनली दो सुल्तान ने बनवाया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश जो सुल्तान थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था एंड इसको खत्म इल्तुतमिश ने करवाया था, कुतुब मीनार को। तो एक कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में, जैसा कि ये सामूहिक है, तो यहाँ पे जो भी मुस्लिम्स हैं वो एक साथ प्रेयर देते हैं। और जो भी मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो लोग मोस्ट रिस्पेक्टेड और लर्न मेल को अपना लीडर चुनते हैं, जिसे इमाम कहते हैं, राइट। सो ये लोग जो हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं कॉन्ग्रीगेशन के, वो लोग सबसे, जो उनको लगता है कि सबसे रिस्पेक्टेड मैन हैं, जो भी सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, जो, तो उनको अपना लीडर चुनते हैं और उस लीडर को क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं। और जो इमाम है वो सारे रिचुअल्स वगैरह करवाते हैं प्रेयर की। और फ्राइडे को जो इनके खुतबा होता है वो भी इमाम ही पढ़ते हैं। और प्रेयर के टाइम मुस्लिम जो है वो मक्का की तरफ फेस करके रखते हैं, जिस तरफ मक्का है उस तरफ वो फेस करते हैं। और इंडिया में मक्का जो है वो वेस्ट की तरफ लाई करता है। तो जो मक्का है वो किधर पे, अफगानिस्तान में, और इंडिया से अफगानिस्तान जो है वो वेस्ट में है, राइट। तो इसीलिए इंडिया, जो मक्का है इंडिया में, वो वेस्ट तरफ पड़ता है और लोग जो है वो वेस्ट तरफ फेस करके प्रेयर देते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, इसको किबला कहा जाता है। किबला क्या है, वो डायरेक्शन है मक्का की। जो दिल्ली सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग सिटीज में मॉस्क बनवाए। और वो ये मॉस्क बनवा के क्या शो करना चाहते थे, वो ये शो करना चाहते थे कि दैट दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, कि वो जो इस्लाम है एंड मुस्लिम्स है उनके वो रक्षक हैं। अब मॉस्क बनवाने से जो दिल्ली सुल्तान थे उन्हें एक और फायदा हुआ कि इसने मॉस्क ने दे क्रिएटेड द सेंस ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स। एक तरह से जो बिलीवर्स थे उनकी कम्युनिटी एक तरह से बिल्ड हो गई, जो सेम चीजें शेयर करते थे, जो सेम चीजों पे बिलीव करते थे, सेम कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते थे। तो एक तरह से वो लोग जो है साथ आने लग गए, उन लोग को सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स जो है वो बढ़ने लग गया।
अब ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी था, जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी था, ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी अलग-अलग वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, तो अगर एक सेंस ऑफ कम्युनिटी क्रिएट कर दी जाएगी, तो ये जो वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स है, जो डिफरेंसेस हैं, उनको ख़त्म किया जा सकता था। तो उस वजह से ये जो सेंस ऑफ कम्युनिटी थी, वो बिल्ड करने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे अलग-अलग पिक्चर्स दी हुई हैं मॉस्क की, तो आप पढ़ सकते हो। ये है मौत की मस्जिद, बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर। तो ये वाली जो पिक्चर है, ये मौत की मस्जिद है। इसको सिकंदर लोदी के टाइम पे बनवाया गया था उनके मिनिस्टर के द्वारा। और ये वाली जो पिक्चर है, ये है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, बिल्ट इन लेट 1520s। तो उस टाइम पे बनाई गई। तो आप इन पिक्चर्स को देख सकते हो, और अगर आप घूमने भी गए हो या घूमने जाओगे भी, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर याद रखना कि मैंने ये पढ़ा था, राइट। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि किस तरह जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने अपना जो एरिया है, अपने जो इंटरनल फ्रंटियर्स थे, उनको भी हिंटरलैंड्स एंड गैरिसन टाउन्स को कंबाइन करने की कोशिश की, कंसोलिडेट करने की कोशिश की, एग्रीकल्चरल जो एरिया था उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो एक तरह से इन लोगों ने हिंटरलैंड को अपने कंट्रोल में बेसिकली करने की कोशिश की, और उसके बाद उन लोगों ने जो एक्सटर्नल जो फ्रंटियर्स थे, जो दूसरे साउदर्न इंडिया था, उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और अपना जो एम्पायर था उसको बढ़ाया।